आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और आपके संपूर्ण इतिहास एनसीईआरटी नई और पुरानी दोनों के मिक्स इस बेहतरीन क्लास के साथ मैं हाजिर हूं एक बार फिर से। मेरे साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त हम अपनी क्लास में पाषाण काल आपको पढ़ा रहे हैं और जब हम अपने सेशन को शुरू करते हैं तो आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं, फिर आगे की बात बता देते हैं। मेरे भाई, उस क्रम की बात जब मैं करूंगा तो पीछे आपने हमारे साथ पूरा पाषाण काल को कंप्लीट किया, यानी जब मैं पूरा पाषाण काल की बात करता हूं तो आप कहोगे कि सर हाँ हाँ, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल, इनसे संबंधित सारे के सारे स्थल और किस स्थल से क्या कुछ प्राप्त हुआ है, इस काल का मानव क्या था, रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा सबसे पहले खोज, फिर अतिरपक्कम, विलियम किंग सहित सारे महत्वपूर्ण तथ्यों पर हमने चर्चा किया। इतिहास में देखिए सीक्वेंस बहुत जरूरी है, तो आप उन सारी क्लासेस को जो अभी तक रिकॉर्ड आपको 10 क्लास में दे चुका हूं, तो आप उन सारी क्लासेस को क्रम से देखते पढ़ते और कोशिश करिए कि इसका शानदार नोट्स भी आप बनाते चलिए, तब आप बहुत बढ़िया कर पाएंगे। आइए आज के सेशन को शुरू करें। अगर आप लोग तैयार हो तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ बिल्कुल सब तैयार हैं। तो उससे पहले हम आपको 2 मिनट आज का सेशन शुरू करने से पहले आपको पिछली क्लास से जोड़ दें। एकदम एकाग्र होकर बैठ जाइए, केवल खास खास पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे आपके साथ। बस देखिए, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात थी, महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा पाषाण काल के बारे में बात कर रहा था। तो चलिए मेरे साथ रिवीजन करिए। पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल, इस पूरा पाषाण काल, पिछला मैं शार्ट में रिवीजन कर दूं। पूरा पाषाण काल के जो स्थल क्षेत्र वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अगर हम इस स्थल क्षेत्र की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, तो स्थल क्षेत्रों की बात मैं कर रहा हूं। तो सबसे पहले इसका जब आपने डिवीजन किया तो इसके एक डिवीजन का नाम आपने रखा, पहला इसका जो डिवीजन था फर्स्ट वाला वो आपका है निम्न पुरा पाषाण काल। कौन सा है, तो ये आपका है निम्न पुरा पाषाण काल। तो निम्न पुरा पाषाण काल। अब अगर हम इस निम्न पुरा पाषाण काल की बात करेंगे तो इस निम्न पुरा पाषाण काल को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर इसे फलक संस्कृति कहते हैं। आप सब पढ़ चुके हो मेरे भाई, ये आपका क्या कहलाता है, फलक संस्कृति। और इस फलक संस्कृति के जो साक्ष्य आपको प्राप्त हुए थे वो हमने आपसे विस्तार में डिस्कस किया है। कहां से, एक तो हमने कहा था सोन घाटी से इसके साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं सारे के सारे, तो सोन घाटी से माय डियर, और यही वो कारण हम इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। इसी को हम सोहन संस्कृति भी कहते हैं। तो ये सोहन संस्कृति या सोन घाटी, और इसकी लोकेशन आपकी क्या हो गई, पाकिस्तान हो गई। तो ये हो गया पाकिस्तान। केवल बस आपको रिकॉल करा रहा हूं, बाकी विस्तार से करना तो आप पिछली क्लास में जाके देखो। और दूसरे इसके साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुए वो बेलन घाटी से। कहां से, आप बताओ भाई, बेलन घाटी से। और बेलन घाटी से मेरा मतलब है मिर्जापुर खास तौर पे। और जब मैं मिर्जापुर की बात करता हूं तो मेरे ध्यान में है कि उत्तर प्रदेश भारत की बात मैं करता हूं। इसके बाद में जो इसका दूसरा डिवीजन हमने किया वो आपका दूसरा डिवीजन क्या था, तो दूसरा डिवीजन था मध्यपुरा पाषाण काल का। बताइए, जैसे इसे फलक संस्कृति कहते हैं वैसे मध्यपुरा पाषाण काल को कौन सी संस्कृति कहते हैं, तो दूसरा आपका था मध्यपुरा पाषाण काल। और इस मध्यपुरा पाषाण काल को हम लोग सल्क संस्कृत के नाम से जानते हैं। कौन सी संस्कृति, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये आपकी सल्क संस्कृति हो गई। अब अगर मैं इस सल्क संस्कृति का आपसे साक्ष्य पूछूं तो क्या क्या बताओगे, आप कहेंगे सर इस सल्क संस्कृति के जो साक्ष्य हमारे पास हैं वो तो हमें सोन घाटी से भी मिला है। चलिए मैंने आपकी बात मान ली, और कहां कहां से मिला बताइए। सारे स्थल, सारा डायग्राम सब पढ़ा चुका पीछे। बेलन घाटी से मिला है क्या, बिल्कुल, तो बेलन घाटी से भी इसके साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। फिर नर्मदा घाटी, फिर नर्मदा घाटी, तो ये नर्मदा घाटी से भी साक्ष्य मिले आपको। और तुंगभद्रा घाटी, और तुंगभद्रा घाटी, तो तुंगभद्रा घाटी ये साक्ष्य आपको प्राप्त हो गए। अब मेरे भाई अगली जो हमारे पास तीसरा बचेगा क्या होगा, उच्च पुरा पाषाण हो जाएगा। चलिए मैं अगले पेज पे समझा दूं। तो तीसरा हमारा पार्ट हो जाएगा उच्च पुरा पाषाण काल। तो क्या होगा ये, उच्च
उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल की सारी विशेषताएं आपको पढ़ा चुका हूं, बार बार याद दिला रहा हूं। उच्च पुरा पाषाण काल को कौन सी संस्कृति कहते हैं? तो इसे कहा जाता सल्क फलक संस्कृति, क्योंकि आपको पता है उपकरणों में भिन्नता के आधार पर ही विभाजन किया ही गया है। इसे सल्क फलक संस्कृति के नाम से आप सभी लोग अच्छे से जानते हो। अब फिर बात आप यही करोगे, सर इसके साक्ष्य हमें कहां कहां से प्राप्त हुए हैं? इसके साक्ष्यों की बात करें तो इसके जो साक्ष्य हमें मिलेंगे बेलन घाटी से मिलेंगे। बेलन घाटी हो जाएगा आपका। छोटा नागपुर पठार के एरिया से भी हमें प्राप्त होता है, तो छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार हो जाएगा आपका। इसके बाद गुजरात के एरिया से भी हमें यहाँ के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मैं सीधे गुजरात लिख देता हूँ। महाराष्ट्र के रीजन से भी, तो यहाँ पे महाराष्ट्र से भी हमें साक्ष्य मिलने लग जाएंगे। खास खास मैं लिख रहा हूँ। इसके अलावा कर्नाटक, कहाँ से? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये वो महत्वपूर्ण स्थल हैं जहां से हमें इनके स्थल और तमाम तरह के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्या क्या? तो सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो माय डियर, ये मोटी मोटा महत्वपूर्ण बातें थी। इसकी खोज सबसे पहले कब हुई? किसकी? पूरे के पूरे पुरा पाषाण काल की। तो 1863 में किसने खोज किया? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा खोज की गई। और यही वो कारण है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो पिछली बातें। और जो मानव था वो कैसा था? पुरा पाषाण काल का मानव एक लाइन में आखेटक था और खाद्य संग्राहक था। मानव कैसा? कमेंट बॉक्स में बताइए। आखेटक, आखेटक कहिए या शिकारी कहिए, और खाद्य संग्राहक था। खाद्य संग्राहक यानी केवल भोजन इकट्ठा करता था, कहीं से मिल जाए कंद मूल फल कच्चा मांस जो भी मिल जाए खाएगा। इस पूरे पुरा पाषाण काल की सबसे क्रांतिकारी घटना क्या थी? वो थी आग की खोज। आग की खोज कब हो गई? तो आप लोग बताना सर, ये पुरा पाषाण काल में हो गई। लेकिन इस आग का जब नियमित प्रयोग की बात आएगी, तो इस आग का नियमित प्रयोग आप कब देखेंगे मानव के द्वारा? तो वो होगा नव पाषाण काल में। कब होगा? नव पाषाण काल में। तो आइए आज के सेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और एक सबसे प्रमुख स्थल इसमें भीमबेटका, आपको याद होगा कि भीमबेटका से आपके शैलाश्रय या शैल चित्रों का साक्ष्य प्राप्त होता है, जो कि खास तौर से उच्च पुरा पाषाण काल से शुरू होगा और मध्य पाषाण काल तक जाएगा। ठीक है मेरे साथियों, तो इसी बहाने आपको एक बार इसकी समरी याद आ गई होगी। अब आइए आज का सेशन शुरू करें। जब आज का सेशन शुरू करेंगे तो आज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे पूरा का पूरा मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल के सारे इंपॉर्टेंट तथ्य समझाऊंगा। मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल, उनको पूरा बाकायदा भारत के चित्र यानी मैप पर किस राज्य से और कौन कौन सा महत्वपूर्ण स्थल, वहां से क्या क्या हमें खास प्राप्त हुआ है, फिर उनकी एक टेबल बना के आपको सिखा देंगे, ताकि आपका एक ही आज के ही लेक्चर में एक एक चीजें 3-3 बार रिवीजन हो जाएगी। 1 से 2 बार अगर आपने वीडियो चला के देख लिया, पीडीएफ पढ़ लिया, डेली मेरे साथ प्रैक्टिस कर लिया, तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा टॉप करने से। नहीं किया तो वही 2-4 नंबर वाली कहानी रह जाएगी। आप इतना ही नहीं, आज के सेशन में मध्य पाषाण काल कंप्लीट करेंगे तो नव पाषाण काल शुरू करेंगे, और शुरू ही नहीं करेंगे उसे भी कंप्लीट करेंगे। तो क्या आप हैं तैयार? चलिए आराम से, और आपका सब कुछ अच्छे से हो इस नाते क्लास के साथ। देखिए अब रोज रोज हमें सफाई ना देनी हो, ध्यान रखिएगा कि इसके साथ पीपीटी इसलिए लगाई जाती है कि आपको हमारी बात को सुनते, हमारे साथ समझते और इन चीजों को अपनी आंखों से देखते चलेंगे। तो वो कहते हैं ना, दिल के रास्ते आंखों या आंखों के रास्ते दिल में उतर के आगे डैश डैश, तो चीजें आपकी बहुत बेहतर तैयार हो जाएंगी। मेरे भाई मैं सीधे टॉपिक पर आता हूं और सबसे पहले शुरू करेंगे मध्य पाषाण काल की खोज सबसे पहले किसने की? तो आपका जवाब आएगा सर 1867 में C.L. कार्लाइल। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए C.L. कार्लाइल का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है जी बताना, क्योंकि आजकल कमीशन तो पूछने लग गया है। तो आइए आज के सेशन को करते हैं शुरू। हो जा तैयार। तो आपका आ गया 11वीं क्लास आ गई इस पे। 11वीं क्लास आज होगी धमाकेदार। मेरे भाई आओ शुरू करो मध्य पाषाण काल। माय डियर, अगर मैं इस मध्य पाषाण काल की बात करूंगा तो मध्य पाषाण काल को इंग्लिश में कहते हैं
मेसोलिथिक पीरियड। क्या कहते हैं? मेसोलिथिक पीरियड। तो ये आपका मध्य पाषाण होगा। और इस मध्य पाषाण काल की जो खोज होगी मेसोलिथिक पीरियड की, सबसे पहले 1867 में हो जाएगी, 1867 में। ये खोज कौन करेगा? अभी मैंने आपसे पूछा था C.L. कार्लाइल का पूरा नाम बताओ, या AC कार्लाइल का पूरा नाम आप बताइए। तो देखिए, जब आप इनका पूरा नाम लिखेंगे, मेरे साथ सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आर्चीबाल्ड, इनका पूरा नाम क्या है? आर्चीबाल्ड। पूरा नाम बोलिए। आर्चीबाल्ड कैंपबेल। आर्चीबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल, AC कार्लाइल। तो ये हो जाएंगे AC कार्लाइल, खोजकर्ता AC कार्लाइल। पूरा नाम याद आ गया सबको? तो ये इसके क्या हो जाएंगे? उत्खननकर्ता, खोजकर्ता होंगे। और सबसे पहले ये जो खोज करेंगे विंध्य की पहाड़ियों में करेंगे। तो कहाँ खोज करेंगे? विंध्य की पहाड़ियों में। तो विंध्य की पहाड़ियों में खोज करेंगे ये। और ये विंध्य की पहाड़ियां खास तौर से मिर्जापुर उत्तर प्रदेश वाले रीजन में माय डियर हो जाएंगी। और इनको सबसे पहले लघु पाषाण उपकरण मिलेंगे। लघु पाषाण उपकरण यहां से प्राप्त होंगे, क्योंकि आप जानते हो कि जो उपकरण की भिन्नता, उसी के आधार पर पूरे पाषाण काल का विभाजन भी किया गया। आप इस बात को भी जानते रहिएगा कि इस मध्य पाषाण काल में मानव, यहां पर भी मानव कैसा है? वैसा ही जैसे पीछे था। यहां पर भी वो अभी आखेटक है। यहां पर भी अभी वो खाद्य खाद्य संग्राहक है। ये पूरा पाषाण काल में भी था। लेकिन एक नई चीज आई है। पहली बात तो इनके जो उपकरण पहले से छोटे और शानदार हो गए, सूक्ष्म हो गए, माइक्रो हो गए। दूसरी बात, पहली पहली बार बलिए इसी मध्य पाषाण काल में मानव पहली बार पशुपालक भी बन जाएगा। तो पशुपालक भी बन जाएगा। और इस पशुपालन का साक्ष्य हमें मध्य प्रदेश के आदमगढ़, राजस्थान के पागौर और गुजरात के लोटेश्वर से प्राप्त होंगे। अब आइए सिस्टमैटिक तरीके से शुरू करते हैं, बहुत मजा आएगा। अब मेरे साथियों, मैं अपनी तरफ से जितनी मेहनत कर सकता हूं उतनी कर रहा हूं, लेकिन आप खुद भी पढ़िए। बार बार हमें कहना ना हो, यही तो आपकी छोटी सी गुरुदक्षिणा है कि जरूरतमंद अपने उस हर साथी तक लेक्चर को पहुंचाइए। चाहे वो बेसिक से शुरू कर रहा है तो सब कुछ जान जाएगा, जिसको सब कुछ पता है उसका रिवीजन हो जाएगा। तो मेरे भाई आइए शुरू करते हैं। कहते हैं भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सबसे पहले जानकारी हमको 1867 में होती है। कौन कराता है ये? आर्चिबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल, AC कार्लाइल महोदय के द्वारा। यूपी के मिर्जापुर जिले के सोहागी घाट के कैमूर पहाड़ी यानी विंध्य क्षेत्र से ये ढूंढ निकालते हैं लघु पाषाण उपकरणों को। किसको खोज निकालते हैं जी? तो लघु पाषाण उपकरणों को ये खोज निकालते हैं। और ये पूरी दुनिया का पहला शैलचित्र था। मध्य पाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों से बने और ट्रायंगुलर यानी त्रिभुजाकार होते थे। और इन्हीं छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। और इस युग का जो मानव है वो आखेटक और साथ ही साथ ये पशुपालक भी होगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर अब क्या होगा? पीछे आप क्वार्टजाइट इस्तेमाल कर रहे थे, अब उसकी जगह पर जैस्पर और चार्ट जैसे पत्थर सबसे पहले हम मध्य पुरा पाषाण काल में ही प्रयोग होने लगेंगे। मध्य पाषाण काल में प्रयोग होंगे। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का जो प्राचीनतम साक्ष्य है ये तो आदमगढ़ मिलेगा। आदमगढ़ कहां पर है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में मिला है। इसके अलावा बागौर कहां पे है? तो ये राजस्थान में है। बागौर राजस्थान से। और साथ ही साथ पशुपालन का जो प्राचीनतम साक्ष्य है, एक स्थल लोटेश्वर, ये भी मध्य पाषाण काल का है जो कि गुजरात में है। यहां से भी प्राप्त होता है। आप जान लीजिएगा कि आदमगढ़ से जो सबसे प्राचीनतम पशु का साक्ष्य मिला है कुत्ता। इसीलिए जब भी प्रश्न पूछा जाता है कि मानव ने सबसे पहला पालक या पहले किस पशु का पालन किया है, या पहला दोस्त मानव ने किस जानवर को बनाया, तो उसका नाम है कुत्ता। ये तब भी मानव का दोस्त था और अब भी है।
देखिए भाई, तो ये चीजें आपकी हो गई। मध्य पाषाण काल में बताएंगे आपको कि भारत में मानव अस्थिपंजर भी हमें मध्य पाषाण काल से ही सबसे पहले मिला। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल है। याद रखिएगा कि जो बागौर है राजस्थान का, अगर कभी प्रश्न आपकी परीक्षा में ये आएगा दोस्त कि सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन सा है, तो आपका जवाब आएगा सर बागौर है। क्या है वो? बागौर है, राजस्थान में है। ठीक है, एक बात और बता दें, ये बागौर है और एक स्थल का नाम है बाघोर। यहां ध्यान दीजिएगा, जो बागौर है या बागोर है राजस्थान में है, बट जो बाघोर है ये मध्य प्रदेश में है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी कंफ्यूज मत होना। कहते हैं कि ये आपका बागौर कहां हो गया? भीलवाड़ा जिले में, राजस्थान में, कोठारी नदी के तट पर, और सबसे बड़ा ये मध्य पाषाणिक स्थल हो गया। पशुपालन का यहां से साक्ष्य प्राप्त हो गया। 1968 से 70 के बीच में बीएन मिश्र के द्वारा खोज की गई। ये पूछा जाता है, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी के निकट मध्य पाषाण युग के 2 शैलाश्रय मिले हैं जिनके नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये शैलाश्रय। जैसे हम पुरा पाषाण काल में खास तौर पे भीमबेटका वगैरह को देखते हैं, वैसे मध्य पाषाण काल के 2 स्पेशल मध्य प्रदेश से मिल रहे हैं। एक का नाम है जम्बू द्वीप और दूसरे का नाम है डेरोथी द्वीप। क्या नाम है? जम्बू द्वीप और डेरोथी द्वीप। ये सब आपकी एनसीईआरटी में दिए गए तथ्य माय डियर, तो याद रखिएगा। साथ ही साथ प्रक्षेपास्त्र तकनीक या तीर कमान के विकास को महान तकनीकी क्रांति, ग्रेट टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन कहा गया। और ये तकनीकी क्रांति भी आपकी कहाँ पे है? मेसोलिथिक एज में है, यानी मध्य पाषाण काल में ही है। उत्तर प्रदेश के कुछ स्थल हैं, सराय नाहरराय, दमदमा, महदहा, ये सारे आपके मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं। यूपी के एक जिला है प्रतापगढ़, यहाँ से जो सराय नाहरराय है, सराय नाहरराय क्यों? यहाँ से तीर तर्कश से युक्त व्यक्ति के अवशेष की खोज किया। किसने किया? केसी ओझा ने, और इसे एक युद्ध का प्रमाण माना जाता है। तो आपने सुना कि मध्य पाषाण काल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से सराय नाहरराय, महदहा और दमदमा 3 स्थल, जिनमें से प्रक्षेपास्त्र तकनीकी या तीर कमान के विकास का साक्ष्य में सराय नाहरराय से मिला है, और इसको खोजने का श्रेय है विद्वान केसी ओझा महोदय को। ठीक है, इस तथ्य को ध्यान में रखिएगा आप सब लोग। माय डियर, थोड़ा सा नवपाषाण काल के कुछ स्थल जल्दी से हम आपको यहाँ पे शार्ट में याद दिला दे, फिर सबको मैप में दिखा दे, फिर सबकी समरी एक टेबल बना के दिखा दे, कैसे तैयार नहीं होगा। अब महत्वपूर्ण स्थलों को ले लें, तो अगर मैं सबसे पहले आपको इस मध्य पाषाण काल के स्थलों में मध्य प्रदेश में लेके आऊं, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत मध्य पाषाण काल में आपको सबसे पहले दिखेगा, कौन दिखेगा? तो आप कहोगे सर आदमगढ़, जो कि होशंगाबाद में है, और भीमबेटका भोपाल में है, और यहाँ से प्रागैतिहासिक के साथ साथ मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य भी है। बाघोर ये वही है, सिद्धि जिला में है, बागौर नहीं, बाघौर, बाघोर या बाघौर भी हम कह सकते हैं। और यही देखिए बहुत अच्छा, राजस्थान में कई सारे स्थलों में सबसे ज्यादा महत्व हमने दिया बागौर को, और ये वही बागौर जहां से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। तो ये आपका कहाँ हो गया? भीलवाड़ा में। तो बाघौर कहाँ पे है? एमपी में। बागौर कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। हम मध्य पाषाण काल में जरा यूपी के जिलों की बात करें, तो यहाँ पे देखिए महगढ़ा, एक महगढ़ा है, तो जो महगढ़ा नामक स्थल वो प्रयागराज में है। महागढ़ या महगढ़ा इसे कहते हैं, महगढ़ा, ये हमारा प्रयागराज में है। लेकिन सराय नाहरराय, दमदमा और महदहा ये जो स्थल है, ये तीनों के तीनों हमें प्रतापगढ़ से मिले हैं। अब यहाँ हमने सराय नाहर को एक तीर कमान वाले साक्ष्य के नाते ही लिया है। इसी प्रकार से बिहार का एक प्रमुख स्थल है पैसरा। क्या नाम उसका? पैसरा या पैसरा ऐसे भी लिखा रहेगा, परेशान मत होइएगा। और ये पैसरा मध्य पाषाण कालीन स्थल बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। मेरे भाई, इन सभी साक्ष्यों में यहाँ मुझे लगता है मुझे फोटो हटानी पड़ेगी, तो मैं हटा देता हूँ। अब आप इसको ध्यान से मेरे साथ देखिएगा, क्या क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्य पाषाण काल के कुछ स्थलों को अब हम आपको पूरे डिटेल में, अगर आपने केवल टेबल भी तैयार कर ली ना, तो भी आपकी नैया हो जाएगी पार। सबसे पहला स्थल हमने लिया यहाँ से बागौर, और जब बागौर की बात करेंगे तो राज्य इसका कौन सा है? कमेंट करिए। राजस्थान है। जिला कौन सा है? भीलवाड़ा।
नदी कौन सी? कोठारी नदी। देखिए चुन चुन के एक एक तथ्य हैं, इसकी हर लाइन से सवाल मिलेगा साथियों। तो बागौर राजस्थान, भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी के तट पर, और ये भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक पशुपालन स्थल। पशुपालन का साक्ष्य मिला है। इसका उत्खनन किसने किया है? BN मिश्र साहब के साथ। कब? 68 से 70 पीछे बता चुका हूं। अब देखिए बागौर से जितनी चीजें थी सब आपने एक लाइन में यहाँ पे पढ़ ली है। क्लास माय डियर सबको मजा आ रही है ना? एक बार सेशन करके सब लोग बताना, क्योंकि हमने इसका वीडियो फॉर्मेट क्यों रखा कई बार बताया हूं, ताकि लेक्चर आपका प्रभावित ना हो, शुरू से लेकर लास्ट तक आप करें। क्योंकि लाइव में क्या होता है, बहुत सारे कमेंट सवाल जवाब, तो आपकी एकाग्रता भंग होती है। तो प्रैक्टिस लाइव और क्लास वीडियो, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। पढ़ाई भी प्रैक्टिस भी। पढ़ाई एकाग्रता से चीजों को दिमाग में सेट करना है, और प्रैक्टिस लाइव करेंगे ताकि जो भी आपके मन में डाउट हो तत्काल पूछ लें। क्लास पहले पढ़े रहना, प्रैक्टिस करते रहिए, अब बोलो हो जाएगा। अगला स्थल हम लांघनाज की बात करने वाले हैं। जो लांघनाज नामक स्थल है जी, ये गुजरात में है, और यहां से पहला शुष्क क्षेत्र का उत्खनन किया है HD संकालिया। एक बार तो मेरे भाई SD संकालिया का पूरा नाम ही पूछ लिया था कि SD संकालिया का नाम क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखिएगा SD संकालिया का जो फुल फॉर्म है हंसमुख धीरजलाल संकालिया। SD संकालिया का पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए, हंसमुख धीरजलाल संकालिया। कहते हैं यहाँ रेत के ठोस टीले और 14 मानव कंकाल मिले हैं। तो लांघनाज से क्या मिला? पहला शुष्क क्षेत्र है जिसका उत्खनन SD संकालिया द्वारा। यहाँ रेत के ठोस टीले मिले हैं और 14 मानव कंकाल प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से सराय नाहर राय, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, यहाँ पे स्तंभ गर्त के प्रमाण, मृतक संस्कार की विधि के अंतर्गत समाधिस्थ शवों का सिर पश्चिम और पूरब की ओर, अभी सब दिखाने वाला हूं। इसके बाद में युद्ध में हत्या का प्रथम साक्ष्य मिला है। तो साक्ष्य में कंकाल के सिर में पत्थर घुसा हुआ है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल अगर आप देखें तो ये आपको सराय नाहर राय से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से एक स्थल है महदहा की बात करें, कि महदहा भी आपका यूपी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहां से कुंडल और माला पहने कंकाल यानी मृतक संस्कार विधि का साक्ष्य है। स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने के अस्थिपंजर का प्रमाण, स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य कहां से? महदहा से। एक स्थल है बीरभानपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ब्रजवासी लाल के द्वारा इसकी खोज की गई है, और यहां से आवासीय बस्ती और पत्थर के औजार की निर्माण स्थली के रूप में पहचान इसकी की गई है। आदमगढ़ की बात मैं कर रहा था, जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। यहां से शैलाश्रय समूह के सूक्ष्म पत्थरों के औजार और पशुपालन का पहला साक्ष्य, और वो पशु कौन था? वो पशु था कुत्ता, जिसका साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। दमदमा भी आपका उत्तर प्रदेश, मध्य गंगा घाटी, प्रतापगढ़ जिले। यहाँ से जंगली जानवरों की हड्डी निर्मित उपकरण मिले हैं। इसकी खोज या अध्ययन यहाँ पे PK थॉमस और जोगलेकर महोदय के द्वारा किया गया। एक स्थल है जलालहल्ली, जो कि कर्नाटक में है। खास क्यों है? क्योंकि रोमन लिपि के D अक्षर के आकार के तिरछे फलक मिले हैं, उपकरण मिले हैं जी। टेरी, जो कि तमिलनाडु में है, यहाँ पर प्रस्तर उद्योग का कच्चा माल यानी स्फटिक और हल्का भूरा मृग पत्थर मिला हुआ है। तो इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ पे देख ली है। अब जरा आइए यहाँ पर आपको इसका मैप पूरा दिखा दे। जितना हमने पढ़ाया है उन चीजों को आप जरा मैप के माध्यम से यहाँ पे देख लीजिए, तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तैयार हैं सब लोग? बहुत अच्छा मेरे भाई। देखिए अब ये मध्य पाषाण कालीन स्थल है। तो इस मध्य पाषाण काल के बारे में मानव के बारे में आपने क्या कहा? इस काल का जो मानव, अब समराइज करिए, जितना आपने पढ़ा मेरे साथ रिवीजन करिए। इस काल का मानव कैसा है? आखेटक। लेकिन नया परिवर्तन क्या है कि अब वो पशुपालक भी बन चुका है। 2 बड़ा परिवर्तन, और इस पशुपालक के नाते उसके साक्ष्य कहां से मिले? देखिए आइए सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं चोपानी मांडो। एक स्थल है, आप अगर मैप में देख रहे हो, मेरी पेन चल रही है, चोपानी मांडो है। वास्तव में चोपानी मांडो की मैं बात करता हूं माय डियर, तो यहां से क्या खास मिला है? विश्व में मिट्टी के बर्तन बनाने का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से? चोपानी मांडो से। ये दमदमा आपका है, जो दमदमा है ये आपका प्रतापगढ़ वाला हिस्सा है। दमदमा से क्या खास है? दमदमा
तो यहाँ से जो खास मिलने वाला है वो ये है कि 41 मानव समाधान और गर्त चूल्हे यानी गड्ढा वाले चूल्हे यहाँ से प्राप्त होते हैं। दमदमा के बाद में महदहा है, ये भी प्रतापगढ़ में। यहाँ से एक ही कब्र से त्रिमानव 3 मानव की एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला। सराय नाहर राय से अभी अभी आपने पढ़ा प्रथम मानव अस्थिपंजर के साक्ष्य मिले हैं। माय डियर, आप ये देखिए बीरभानपुर पश्चिम बंगाल वाला स्थल जिसके बारे में अभी हमने आपको जानकारी दी थी, बीरभानपुर। और एक बात और बता दें कि आपका ये जो चौपानी मांडो वगैरह वाला एरिया, तो चौपानी मांडो वाला जो क्षेत्र है इसकी खोज के संदर्भ में आपने देखा था कैमूर पहाड़ी बिंद वाला हिस्सा है आपका है। और यहाँ पे आप कहोगे सर 1867-68 में मिर्जापुर के सोहारी घाट पर कार्लाइल महोदय और काकवर्ण हैं, इनके सहयोगी रहे हैं, इनके द्वारा यहाँ पर खोज का काम किया जाता है। ये प्लेस आपने देख लिया। इसके बाद में आपको और एक चीजें जान लेनी है कि इस मध्य पाषाण काल में स्तंभगर्त शब्द इस्तेमाल किया गया। इसका क्या मतलब था? इसका अर्थ था निवास योग्य ऐसे फर्श जिसमें स्तंभ और ऊपर छत हो। इसी मध्य पाषाण काल में खास बात है गैरिक मृदभांड परंपरा OCP के साक्ष्य भी हमें मिलेंगे। कहां से मिलेंगे? तो हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर कहाँ गया? हस्तिनापुर जल्दी ढूंढ के बताओ सब लोग। हस्तिनापुर। तो ये संस्कृति गंगा यमुना दोआब में शुरू हुई। विशिष्ट मृदभांड के साक्ष्य हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा से हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ठीक है ना? तो ये आपको 2 जगहों से साक्ष्य मिलने वाले हैं, इसको आप ध्यान पूर्वक मेरे साथ समझ सकते हैं मेरे भाई। देखिए कुछ प्रमुख स्थलों को ऐसे देखते चलिए। एक स्थल है बागोर, ये राजस्थान वाला है। ये वही बागोर है जहां से पशुपालन का भी साक्ष्य मिला है। एक नई बात जानिए, यहाँ पर मकान बनाने और मानव कंकाल यानी एक 18 वर्षीय महिला का पहला साक्ष्य मिलेगा। इस सांभर झील माय डियर, यहाँ से विश्व का प्राचीनतम वृक्षारोपण का प्रमाण मिलेगा। कहाँ से? सांभर झील से। बाकी तिलवाड़ा, बलसड़ा, ये लांघनाज गुजरात वाला स्थल हो गया जिसके बारे में भी हमने चर्चा की। ये आदमगढ़ मध्य प्रदेश वाला स्थल है जहां से कुत्ता पहला मानव के द्वारा पाला गया पशु है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य होगा। ये टेरी नामक एक स्थल जो अभी पढ़ाया था आपको। बालू के टीले को स्थानीय भाषा में टेरी कहते हैं। टेरी का मतलब बालू है, स्थानीय भाषा में इसको टेरी कहा जाता है। इसका साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो मेरे भाई इतनी महत्वपूर्ण बातें थी मध्य पाषाण काल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। अब आइए हम नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक पीरियड के बारे में बात करेंगे। नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक पीरियड। जो आपको नियोलिथिक पीरियड के बारे में पता फटाफट कमेंट करते जाइएगा। तो जब मैं नियोलिथिक पीरियड के बारे में बात करूंगा तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जल्दी जल्दी मेरे साथ रिकॉल करिए। पहली बात, नवपाषाण काल में ये जानिए, नवपाषाण काल शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1865 में जॉन लुबाक के द्वारा किया जाएगा। नवपाषाण काल को क्रांति कौन कहेगा? गार्डन बी चाइल्ड कहेंगे। इस नवपाषाण काल में पहली बार आग का नियमित इस्तेमाल होगा, कुंभकारी की शुरुआत होगी, कृषि की शुरुआत होगी, गांव बसने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, मानव क्या होगा? समूह में रहने की शुरुआत करेगा। कई सारे क्रांतिकारी परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। आइए एक एक चीज ध्यान से समझते हैं। यूनानी भाषा का शब्द है नियो, जिसका अर्थ होता है नवीन। नियोलिथिक आपने कहा ना, यूनानी भाषा का शब्द नियो जिसका अर्थ नवीन, और इस काल को नवपाषाण काल कहा जाता है। भारत में नवपाषाण काल से संबद्ध पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय है डॉक्टर प्राइमरोज को। किसको? डॉक्टर प्राइमरोज को, जो 1842 में कर्नाटक के लिंगशुगुर स्थल से दक्षिण भारत का प्रथम पालिशदार कुल्हाड़ी इन्होंने प्राप्त किया। किसने? डॉक्टर प्राइमरोज ने। कब? 1842 में। कहां से? तो लिंगशुगुर से। ये कहां है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। देखिए हर लाइन से सवाल बनेगा, अभी सब दिखाऊंगा, चित्र भी दिखाऊंगा, टेबल भी दिखाऊंगा, सब होगा। पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लें। याद रखना 1807 में ले मेसूरियर या मेंसूरियर, कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है। 1860 में ले मेसूरियर के द्वारा प्रथम पत्थर उपकरण उत्तर प्रदेश की लैंस नदी की घाटी से मिला है। याद रखिए नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुबाक के द्वारा किया गया। ये भी पूछा है कब किया गया? 1865 में। किस पुस्तक में? तो प्री हिस्टोरिक टाइम्स में। तो नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन लुबाक द्वारा 1865 में अपनी पुस्तक
प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया गया। नवपाषाण युगीन जो प्राचीनतम बस्ती है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ जिसे आप कहते हैं ना रोटी की टोकरी, मेहरगढ़ में है और यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य में मिलते हैं। इस युग को प्रथम खाद्य उत्पादक की संख्या दी गई है। तो मेहरगढ़ में आपने देखा कई चीजें मिलेंगी आपको। पहली बार यहाँ से गेहूं जौ उगाने का प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 7000 ईसा पूर्व का ही माय डियर। साथ ही साथ पशुओं में भैंस पाले जाने का प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें मेहरगढ़ से ही प्राप्त होता है। कुछ अन्य इसके जो नामकरण किए गए हैं, आइए उन अन्य नामों के बारे में आपसे चर्चा कर लेता हूं। तो कुछ अन्य इसके जो नामकरण हैं क्या क्या हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे गार्डन चाइल्ड की चर्चा कर दूं आपके सामने। तो गार्डन चाइल्ड के अनुसार नवपाषाण क्रांति और अन्न उत्पादक संस्कृति। तो गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को क्या क्या नाम दिया है? एक तो कहा कि नवपाषाण क्रांति है और दूसरा उन्होंने कहा कि अन्न उत्पादक संस्कृति कौन नवपाषाण काल है। इसी प्रकार से एंड्रयू सेराट के अनुसार द्वितीय उत्पादक क्रांति है और इसी नवपाषाणिक संस्कृति में एक स्थल आता है बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसका शाब्दिक अर्थ है बुर्ज वृक्ष का स्थान। बुर्ज होम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था और इस प्रकार की प्रथा भारत के किसी भी नवपाषाण कालीन स्थल से हमें नहीं मिलती है। इसी प्रकार से माय डियर एक नवपाषाण कालीन स्थल है चिनाद जो बिहार के सायन जिले में है। ये भी नवपाषाण कालीन स्थल है और ये एकमात्र ऐसा स्थल जहां से बड़ी संख्या में हड्डी के उपकरण मिले हैं जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं और ये उपकरण ताम्रपाषाणिक अवस्था के लगते हैं। फिलहाल हम नवपाषाण काल में नहीं पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से प्रयागराज में एक स्थल है कोल्डिहवा, एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक पुरास्थल जहां से चावल या धान का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। नवपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। ये लोग अस्थायी घर बनाकर रहते थे। अभी मैं लहुरा देव की चर्चा करूंगा, घबराइएगा मत, क्योंकि नवीनतम शोध में कोल्डिहवा की जगह कौन आ गया है? लहुरा देव, जो नवीनतम खोज हुई है। अभी चर्चा मैं करूंगा। नवीनतम खोज में लहुरा देव से चावल उगाने का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता जो लगभग 8000 से लेकर के 7000 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है और ये लहुरा देव आपका संत कबीर नगर जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। पहिए का आविष्कार सबसे पहले नवपाषाण काल में शुरू हुआ। कुंभकारी यानी मिट्टी के बर्तन बनाना सबसे पहले नवपाषाण काल में शुरू हुआ। आग का नियमित उपयोग और खाद्यान्न के लिए कृषि काम सबसे पहले नवपाषाण काल में ही मानव ने करना शुरू किया। देखिए आग की खोज के बारे में कुछ नवीनतम शोध हैं, वो क्या है जानिए। कि भारत में चूल्हे का प्राचीनतम प्रमाण हमें आंध्र प्रदेश के कर्नूल के बिलासुरगाम गुफा से मिला है। हालांकि प्रारंभ में रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा किए गए सर्वेक्षण में इसकी प्राप्ति में वो असफल रहे थे, नहीं प्राप्त कर पाए थे। यल कमियाडे के खोज द्वारा मुच्छतला चिंतामणु एक स्थल का नाम है। मुच्छतला चिंतामणु से भी आग के चूल्हे के उच्च पुरापाषाण कालीन प्रमाण हमें मिलते हैं। लेकिन नवीन शोध में भारतीय उपमहाद्वीप में मानव के द्वारा आग के प्रयोग का प्राचीनतम प्रमाण लगभग 30,000 वर्ष पूर्व बेलन घाटी यानी प्रयागराज से मिला है और ये मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित है। ये नई खोज थी, थोड़ा हमें जानना है और इतिहासकार जब इस पे और कंफर्म हो जाएंगे तो हम लोग नई सोच पढ़ेंगे। अभी इतना ही पढ़ेंगे कि आग की जानकारी निम्न पुरापाषाण काल में होती है लेकिन मानव द्वारा उस आग का इस्तेमाल किया जाता है नवपाषाण काल में। ठीक है, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है। नई चीजों से भी हमें आपको अपडेट करना, सो हमने इसकी यहाँ चर्चा कर ली। मेरे साथियों नवपाषाण काल के जितने स्थल हैं उनकी जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं एक बार हम आपके सामने उनकी चर्चा कर लेंगे और इसके बाद फिर हम उसका मैप दिखा देंगे, तब हम आपको आगे लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, चलिए भाई पहले अब आइए हम इन चीजों को एक बार आपको समझा दें। देख लीजिए कि कितनी हमने इस पे मेहनत की। आपका सब तैयार हो जाएगा। जरा मुझे फोटो गायब करना पड़ेगा। सब लोग तैयार हो जाओ जल्दी से एक बार मेरे साथ एक एक पॉइंट। ये टेबल वो टेबल है जहां से आपकी परीक्षा का हर सवाल मिल जाएगा नवपाषाण काल का। तो ये हम आपको बता रहे हैं नवपाषाण काल के स्थल किस जगह से मिले हैं, क्या खास उसे प्राप्त करना है, हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब बातें। सबसे पहला स्थल हमने लिया मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है।
नवपाषाण काल में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला, जहां से हमें गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती और कच्ची ईंटों के आयताकार मकान बनाने के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ प्राचीनतम अस्थायी जीवन और फसल उत्पादन के पहले प्रमाण मिले हैं। सबसे बड़ी बात, पालतू भैंस का पहला प्रमाण भी हमें मेहरगढ़ से ही मिला है। दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है बुर्जहोम, जिसकी लोकेशन वर्तमान कश्मीर में है और इस श्रीनगर स्थित झील के किनारे गर्तावास यानी गड्ढे खोदकर उसमें रहना, गड्ढाकार घर का प्रमाण हमें 1935 में डी टेरा और पीटरसन के द्वारा खोजा गया। खेती से परिचित थे, कब्रों में पालतू कुत्तों को भी अपने मालिक के शव के साथ दफनाए जाते थे। कहां पे? बुर्जहोम में। गुफ कराल, जिसका शाब्दिक अर्थ है कुम्हार की गुफा, ये कश्मीर से हमें प्राप्त होता है। इस श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। यहां से भी कृषि उपज पालन के साक्ष्य मिले हैं। हड्डी के औजार, धूसर मृदभांडों का प्रमाण, हड्डी से निर्मित हुई सुई भी प्राप्त होती है। हड्डी से निर्मित सुई भी प्राप्त होती है। और मानव के साथ बकरे को दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से मिला है? गुफ कराल से। अब मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से है? तो बुर्जहोम से, ध्यान रखिएगा। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, बेलन नदी घाटी प्रयागराज के आसपास ही है। यहां से लगभग 6500 ईसा पूर्व के धान की खेती का नवपाषाण कालीन प्रमाण मिला है। ये दूसरा सबसे पुराना स्थल है। क्यों? क्योंकि अभी जो नवीनतम शोध हुए हैं उसके हिसाब से विश्व का सबसे पुराना चावल का साक्ष्य लहुरा देव या लहुरा देवा संत कबीर नगर जिला से मिला है, जिसका समय 8000 बीसी से लेकर के 7000 बीसी का माना जाता है। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। आपकी एकाग्रता बनी रहे तभी मैं नॉन स्टॉप चल रहा हूं। महदहा उत्तर प्रदेश, ये आपका गंगा घाटी के दक्षिण में बिंद क्षेत्र का उत्खनन, यहां से गोलाकार झोपड़ियों और प्रथम मृतक संस्कार विधि के प्रमाण मिले हैं। धान के अलावा जौ की खेती, बूचड़खाना, वध स्थल और सिलबट्टा तथा अनाज पीसने की चक्की। ये बूचड़खाना वाला कई बार पूछा गया है। बूचड़खाना, बूचड़खाना महदहा, बूचड़खाना कई बार पूछा गया है। चौपानी मांडो, ये भी आपका कई बार पूछा गया, प्रयागराज के निकट है। मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियों का साक्ष्य, ज्यामिति आकार के सूक्ष्म पाषाण, हाथ से बने मृदभांड मिले हैं। और विश्व के प्राचीनतम मृदभांड का साक्ष्य हमें चौपानी मांडो से मिलता है। चिराद, बिहार, सायण जिला में है ये। यहाँ से नवपाषाण कालीन एकमात्र स्थल है जहां से बड़ी मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं, जो प्रायः हिरणों के हैं। और यहाँ पर जो चिराद है, बड़ी खास बात है, यहाँ पर एक 4 नदियों के संगम पर है। कौन कौन सी नदियां? गंगा नदी, सोन, गंडक और घाघरा का संगम स्थल है। कौन? तो ये आपका चिराद यानी सायण हो जाए, सायण चिराद वाला। अगर कभी प्रश्न आ जाएगा 4 नदियों के संगम पर स्थित स्थल कौन सा मध्य नवपाषाण कालीन, तो उत्तर देना चिराद है। इसी प्रकार से एक स्थल दोजली, हंडिंग, असम, कृषि पशुपालन के प्रमाण यहाँ से मिले। सरुतरु असम में है। गुवाहाटी के निकट उत्खनन से यहाँ से आदिम कुल्हाड़िया और अंकित मृदभांड मिला है। संगल कल्लू कर्नाटक में है। मैसूर के निकट बेल्लारी जिले में है। यहाँ से राख के टीले और टीले के मवेशी बाड़ों के साक्ष्य, तो बाड़ों में मवेशी के पाले जाने का साक्ष्य, राख के टीले हमें संगन कल्लू से मिले हैं। ये भी कई बार पूछा है। इसी प्रकार से पिकली हल, ये भी कर्नाटक में है। नवपाषाण निवासी यहाँ के लोग भी पशुपालक हैं। ये गाय, बैल, बकरी, भेड़ पालते थे। यहाँ से राख का ढेर और निवास स्थल हमें दोनों ही प्राप्त होते हैं। मेरे भाई, इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं। अब आइए थोड़ा हम कुछ नवपाषाण कालीन स्थलों को एक बार आपको रिवाइज करा दें। मैप अगर थोड़े बहुत धुंधला दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं है, हम आपको एक एक पॉइंट समझा दे रहे हैं। पीडीएफ आप पढ़ लेना। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। देखिए, नवपाषाण काल का जो सबसे बड़ा परिवर्तन होगा, तो आप कहेंगे सर ये पहला खाद्य उत्पादक मानव है, क्योंकि अभी तक केवल खा रहा था, लेकिन अब खाने के लिए उसका उत्पादन करना भी समझ गया कि बिना काम के कुछ मिलेगा नहीं। इसके तमाम महत्वपूर्ण स्थल मैं आपको दिखाने चल रहा हूं। आइए यहां से शुरुआत करें कोल्डिहवा से। माय डियर, ये कोल्डिहवा है जो आपने पढ़ा, ये कोल्डिहवा है। कोल्डिहवा से अगर हम बात करेंगे तो अभी हमने कहा कि नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, कोल्डिहवा से नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, लौह युग के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। ये मेरे दोस्त लहुरा देव, लहुरा देव से आपने कहा कि संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है।
जहां से चावल उगाए जाने का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। ठीक है ना। और ये आपका ब्रह्म घाटी, सारूतारू, दाओजली, हार्डिंग सारे स्थल अभी हमने बताया। ये आपका बिहार का चिराद हड्डी उपकरण वाला हो गया, ये आपका महदहा हो गया मेरे भाई। और यहाँ पे एक सेकंड और ध्यान रखिएगा कि अगर बात की जाती है सोने का प्राचीनतम साक्ष्य, तो यहाँ पे जानिए सोने का प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 1800 BC के आसपास कर्नाटक में एक है कोलार खान से प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा ये भी एक नवपाषाण कालीन स्थल माय डियर, जो गंग वंश की प्राचीनतम राजधानी हुआ करती थी। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये मेरा हस्तिनापुर है, ये हस्तिनापुर है। अब जरा मैं हस्तिनापुर की बात करूं तो मृदभांडों का प्रचलन पाषाण काल से माना जाता है। मृदभांड के अंदर और बाहर चारों ओर का भाग काला और शेष भाग लाल होते थे। इन्हीं को गैरिक मृदभांड यानी ऑर्क कलेक्टेड पोएट्री यानी ओसीपी, अभी थोड़ी देर पहले ओसीपी के बारे में बताया था मैंने। ओसीपी इसकी खोज ब्रजवासी लाल ने की और हस्तिनापुर में किए, नामकरण उन्हीं के द्वारा किया गया। यानी मृदभांडों का प्राचीनतम साक्ष्य हस्तिनापुर से, खोज ब्रजवासी लाल के द्वारा की गई। मेरे भाई याद रखिएगा ये आपका नागार्जुनी कोंडा है। नागार्जुनी कोंडा दक्षिण भारत में नवपाषाण संस्कृति के विकास के एक स्थल माना जाता है। इसी प्रकार से एक स्थल आपको मिलेगा संगन कल्लू, ये देख पा रहे होंगे अगर आप, संगन कल्लू है। यहाँ से राख के टीले, पशुबाड़ा, वृत्ताकार झोपड़ियों के साक्ष्य आपको प्राप्त होंगे। माय डियर ये पय्यमपल्ली है, पय्यमपल्ली से कपड़े निर्माण का पहला साक्ष्य मिलता हमको। और ये तमाम मास्की, संगा, नाटिकल, पिकली, हलहिल्लूर, ब्रह्मगिरी, खरईपुर सब छोटे छोटे स्थल हैं जहाँ कोई बड़ा परिवर्तन नहीं। ये महाराष्ट्र का निवासा सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये लिंग शुगुर है, लिंग शुगुर स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दक्षिण भारत में पहली बार पालिशदार कुल्हाड़ी हमें यहीं से मिली है। अभी हमने सब बातें आपको बताई थी। ये गुफकराल हो गया आपका, ये बुर्जहोम हो गया जिसकी चर्चा अभी हम कर चुके माय डियर। सरायखोला आपका हो गया, ये किली गुल मोहम्मद, कोटा, मेहरगढ़ जिसे हम ब्रेड कोस्ट या रोटी की टोकरी कहते हैं। और ये बलूचिस्तान का अन्न भंडार भी कहलाता है। अस्थाई मानव के जीवन के भी प्रमाण हमें मिलते हैं। बाकी सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, मैं भी समझ में आ गया। एक बात बता दीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं और रुक के धीरे धीरे पढ़ाना है? एक बार कमेंट कर देंगे तो मैं आपकी स्थिति को समझ जाऊंगा माय डियर, क्योंकि हो सकता है हमारा स्टाइल अलग हो, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा आइए उन चीजों को, अभी जो आपको हमने वहां मैप शायद आपको कम दिख रहा था, थोड़ा यहाँ डिटेल में देख लीजिए, चीजें वही है। ये आपका प्रथम खाद्य उत्पादक स्थल हो गया, वही मैप है ये लहुरा देव, सारी चीजें जो अभी हमने बताई, रोटी की टोकरी, सारा स्थायी प्रमाण आपका। मेहरगढ़ वाला स्थल हो गया आपका, मेहरगढ़ हो गया ना आपका, ये है मेहरगढ़, ब्रेड कोस्ट। अभी जब मैं बता चुका, थोड़ा सा मैप फिर सही से लगा। ये कोल्डिहवा आपका हो गया, महदहा, सारी चीजें आपने समझ ली हैं। इसको हम आपका लिंग शुंगूर जो अभी आपको बताया था, सारी की सारी बातें आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो माय डियर आज का सेशन यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। लेकिन पाषाण काल नहीं, आपको पता अगला लेक्चर कौन पढ़ाऊंगा? गेस करिए। अरे ऐसे थोड़ी नहीं छोड़ूंगा, अगला लेके आ रहा हूं तुलनात्मक अध्ययन, मजा आ जाएगा जी। पूरा पाषाण काल, पूरा एक चार्ट बना हुआ है जिसमें सब रिवाइज हो जाएगा। मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो अगला लेक्चर बिल्कुल होगा खास। और इतना ही नहीं, आगे सारी की सारी हम महापाषाणिक संस्कृतियां भी आपको पढ़ाने वाले हैं। तो मेरे दोस्त खुद पढ़िए, दोस्तों तक शेयर करिए, ईमानदारी से आप सेशन के नीचे कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें लगेगा कि हम जो कुछ भी धन जन लगा रहे हैं उसका लाभ आपको मिल रहा है। भाई आपको पता हमारी पूरी टीम काम कर रही है, पीपीटी सारा पूरा का पूरा एक सेटअप आपके साथ लगा हुआ है। तो अगर आप अधिकतम विद्यार्थी इसका लाभ ना उठा पाएंगे तो हमारे लिए तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ कुछ नहीं देना, सिर्फ पढ़ना है, रिजल्ट देना है, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, जरूरतमंद दोस्तों तक शेयर कर देना है। ये रीजन ये है कि जो लोग अनावश्यक जाके हजारों के कोर्स नहीं खरीद सकते, उससे शानदार आराम से यूट्यूब पर सिस्टमैटिक तरीके से फ्री में पढ़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल पर सारी की सारी पीडीएफ उपलब्ध है। पढ़िए, आगे बढ़िए, अगले सेशन में मिलेंगे, लेकिन दुगना जोश और उत्साह के साथ। तो रहिए तैयार। नमस्कार।